हाँ देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है भाई, ठीक है ना। हम्म, देखो भाई क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा समझना चीज़ों को। हाँ, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर सिंपल एक ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग होता है ना। तो मतलब एक कोर रहेगा और उसमें वाइंडिंग रहेगा, और उसी वाइंडिंग से एक प्राइमरी भी आएगा और उसी वाइंडिंग से सेकेंडरी भी आएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, इसका अब एक कोर पे एक ही वाइंडिंग है और उसी से प्राइमरी आ रहा है और उसी से सेकेंडरी आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली कपल्ड है, बोल सकते हैं, करेक्ट ना। दूसरी चीज़ है, अगर हम एक टू वाइंडिंग सिंपल टू वाइंडिंग की बात करें, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, तो उसमें तुम क्या बोलोगे कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसके बीच में तो एक तो कोर रहता है और दोनों के बीच में क्या रहता है, मान लो एक वाइंडिंग इधर है, दूसरा वाइंडिंग दूसरे साइड में है कोर पे, और बीच में एयर गैप रहता है, बराबर ना। तो ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है बट मैग्नेटिकली कपल्ड है, करेक्ट ना भाई। Good. ठीक है भाई, तो अब देखो ये चीज़ें तुमको समझ में आ गया, ओके। अब क्या है, हम सिंपल वही चीज़ें लिख दिए कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोथ वाइंडिंग्स आर आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकली बट कनेक्टेड मैग्नेटिकली, ये समझ गया। वेयर एज ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, ठीक है भाई, ओके। अब देखो अगर हम बात करें इनपुट पावर और आउटपुट पावर की, तो इसमें क्या होता है, देखो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये तुमको पता है। और उस वजह से ये क्या हो जाता है, वी एच आई एच इक्वल टू आई एल आई एल वी एल आई एल। तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि केवीए रेटिंग जो है वो प्राइमरी का इक्वल टू केवीए रेटिंग सेकेंडरी का, बराबर ना, बराबर है ना, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम ऐसा लिखते हो, ये जो है ना, ये हम जो आपको बताए अभी, अब इसी में देखो, जब तुम केवी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करते हो ना, तो ये सिंपल क्या होता है, वी एल डिवाइडेड बाई वी एच, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, दिस इज इक्वल टू के डैश, एंड के डैश इक्वल टू वी एल बाई एच, मतलब लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाई हायर वोल्टेज। तो अगर ये है तो मुझे ये बताओ कि ये के डैश एक से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बताओ भाई। क्योंकि ऊपर लोअर वोल्टेज है और नीचे हायर वोल्टेज है, तो एक से छोटा होगा ना, ठीक है, गुड। तो इतना चीज़ें तुमने समझ गया कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम जब ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो कैसे क्या होता है, कौन सा कपल्ड होता है मैग्नेटिकली, कौन इलेक्ट्रिकली कपल्ड होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ये तुमने अभी तक देख लिया, ठीक है। और अगर हम तुम्हें से पूछे कि भाई बताओ, चलो इसको आगे देख लेते हैं, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू वाइंडिंग का क्या होगा। अभी देखो, और अब हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से ना, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से क्या बनाएंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझो, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, करेक्ट है भाई, जिसको हमने सप्लाई V1 दिया, आउटपुट V2 है, I1 करंट है, I2 है, ये सब दिख रहा है, N1 N2 है। अब इसमें देखो दो टर्मिनल है प्राइमरी में, ए बी, और सेकेंडरी में सी डी है। ई पे तुम्हारा डॉटेड लगा है, ए पर क्या है, डॉट लगा है, और इधर सी पे डॉट लगा है। तो डॉट का मतलब क्या होता है कि उसमें पोलैरिटी सेम होगा और दूसरी चीज़ें कन्फिगरेशन सेम होगा, और कन्फिगरेशन भी सेम, करेक्ट ना। हमने बताया था कि डॉट का मतलब दो चीज़ होता है, पोलैरिटी सेम एज वेल एज कन्फिगरेशन सेम, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब यहाँ इस डॉट पे अगर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, राइट, ठीक है। अब ये एरो बता, ये पता है ये एरो क्या बता रहा है, एरो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, हाँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, मतलब ये टू वाइंडिंग है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, के होता है, और के क्या होता है, N2 बाई N1, V2 बाई V1, I1 बाई I2, ये तुमको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, देयर आर टू टाइप्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन टू फॉर्म, ये टू होगा TO, टू फॉर्म ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर को फॉर्म करने के दो तरीके हैं।
मतलब दो कनेक्शन होता है, एक होता है एडिटिव कनेक्शन और एक होता है सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एक ही वाइंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बी वाला टर्मिनल है उसको उठाओ और सी डी पे डाल दो, यानी बी को सी पे डालो और ये ऊपर चला जाएगा। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और या हाँ, तो उसमें क्या मान लो हम ए बी को ऊपर उठा के सी पे डाले तो बी और सी कॉमन हो जाएगा, करेक्ट। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि सी और डी को ऊपर उठाओ और ए डी को कॉमन कर दो, करेक्ट ना। हम्म, तो मुझे ये बताओ, जैसे देखो अगर तुम कॉमन प्लस और माइनस को कर रहे हो, ये प्लस है और इधर माइनस है और ये प्लस है, तो ओवरऑल एक साइड में वोल्टेज तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना, हम दिखाएंगे आगे कि कैसे जुड़ता है। तो जब ये वोल्टेज जुड़ता है ना तो इसको एडिटिव कनेक्शन बोलते हैं। तो एडिटिव कनेक्शन तभी होता है जब तुम कॉमन एक का प्लस लेकर करते हो और दूसरे का माइनस लेकर करते हो। लाइक यहाँ का इसमें जो प्लस है ए पे है, तो ए का और इस दूसरे का माइनस, हाँ ए को डी में लगा दो तो तुम्हारा एडिटिव कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। कैसे? तो एक ए पे प्लस आ रहा है और डी पे माइनस आ रहा है। उसी तरह से अगर सी को और बी को कॉमन कर दो तो भी तुमको एडिटिव पोलैरिटी मिलेगा, समझ गया। और जब तुम सेम पोलैरिटी को कॉमन करते हो तो तुमको सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मिलता है, यानी सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन मिलता है। ये बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हमने क्या मान लिया कि रेटिंग ऑफ एस टू वाइंडिंग जो है, टू वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग एस टी डब्ल्यू है, ठीक है। जस्ट ध्यान रखना, इस सबको हम आगे यूज करेंगे, ओके ब्रो। अब देखो, अब हम पहला कनेक्शन लिए कि व्हेन बोथ बी एंड सी आर कनेक्टेड टुगेदर। बताओ बी और सी कनेक्ट होगा तो एडिटिव पोलैरिटी बनेगा कि सब्ट्रैक्टिव बनेगा? हाँ, तो क्या होगा? एडिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक का नेगेटिव आ रहा है और दूसरे का पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, समझ गया ना भाई? हम्म, तो अब देखो वही हुआ है, तुमने ए बी को सेम रखा और सी और डी को लाया और इधर कनेक्ट किया और इसमें क्या किया, बी और सी को कॉमन कर दिया, तो बी का माइनस आ गया और सी का प्लस आ गया, राइट ना। तो ये हो गया तुम्हारा एडिटिव पोलैरिटी। तुम ऐसे भी देख सकता है कि ए पे प्लस है और बी पे माइनस है, अब सी पे प्लस है और डी पे माइनस है, तो ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा बताओ? इस पोलैरिटी को अगर मान लो हम इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो 1 और 2 के बीच में वोल्टेज कितना होगा? तो V1 प्लस V2 होगा। और मान लो ये हम मान लेते 1 डैश और ये मान लेते 2 डैश, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? अरे V2 ही रहेगा भाई, वो चेंज नहीं होगा। तुमने देखो ना सी और डी का वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज है, अब यहाँ पे देखो जो पहला वाला था प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें करंट कैसे जा रहा था, ए से बी, बराबर है। तो देखो यहाँ पे जो ए और बी है तो उसमें करंट ए से बी जा रहा था, सेम हमने रखा है। सिमिलरली सी डी में तुम देखो करंट डी से सी जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमने करंट डी से सी रखा, राइट। तो ए से बी जाने वाला करंट क्या है, I1 है, और सी डी से सी जाने वाला करंट क्या है, I2 है। देखो ये I2। तो मुझे बताओ इस वाले में जो करंट आएगा वो क्या आएगा, इस वाले में ये वाला पोर्शन देखो मेरा एरो जो जा रहा है 1A I1 रहेगा, ठीक है। और ये बताओ बी से 1 डैश की ओर जो जा रहा है ना, बी से 1 डैश, उसमें कौन सा करंट, बराबर है ना। और मुझे बताओ 2 डैश और डी में कौन सा करंट जाएगा, कितना जाएगा? क्योंकि भाई देखो अगर मान लो बी, जो तुम्हारा देखो बी 1 डैश, उसमें जितना करंट जाएगा ना उसका ये रिटर्निंग पाथ है 2 डैश डी, 2 डैश डी जो रिटर्निंग पाथ है, तो जितना करंट यहाँ पे जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से रिटर्न होगा, करेक्ट है। और सिमिलरली यहाँ पे I1 जा रहा है तो इधर भी I1 ही आएगा, करेक्ट ना भाई, 2 डैश में। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और तुमको वोल्टेज भी समझ में आ गया और V2 भी समझ में आ गया, ठीक है। मतलब तुमको एकदम सिंपल है, तुमको जो करंट का डायरेक्शन लिखना है ना वो इधर लिखना है वाइंडिंग में, और उसके बाद ऑटोमेटिक तुमको करंट पता चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? ठीक है। अब आगे देखो, अब कह रहा है आगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ
ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हमने क्या बताया था ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कि जो केडस है वो क्या होता है VL बाई VH। देखो ना ऊपर बताया था ना भाई, ये वाला, हाँ, तो VL बाई VH होगा, और VL यहाँ पे क्या है V2 है, और VH कितना है V1 प्लस V2, बराबर है ये समझ में आया ये वाला पोर्शन। तो V2 को तुम नीचे ले जाओ, V2 को या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में V2 से डिवाइड कर दो, तो जब न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में करोगे तो देखो 1 प्लस V1 बाई V2, समझ में आया। और मुझे बताओ K का वैल्यू क्या होता है V2 बाई V1, तो V1 बाई V2 को हम 1 बाई K लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब इसको तुम सोल्व करेगा तो ये आ जाएगा K बाई K प्लस 1, बराबर ना, इतना ही आएगा ना भाई, बोलो शुभम। तो केडस का वैल्यू तुम्हारा ये आ गया, ये तुमको ध्यान रखना है कि केडस जो है, केडस किसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और के किसका है, हाँ नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, तुम नॉर्मल बोल दो या टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बोलो। तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के डैश है, जिसका तुमको यहाँ पे रिलेशन मिल गया कि के डैश जो है के डिवाइडेड बाई के प्लस 1। अब यहाँ से भी तुम देख कर बोल सकते हो कि के डैश का वैल्यू 1 से कम होता है, क्योंकि देखो ना के डैश में इसलिए कम होगा क्योंकि ऊपर में जो वैल्यू है वो नीचे के वैल्यू से छोटा है, तो इसीलिए 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्लियर हो गया कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा। दूसरा आते हैं कि केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या जिसको हम SAT बोलेंगे, एस ऑफ एटी। तो बताओ SAT हम जब भी लिखते हैं तो क्या होता है, एक साइड का वोल्टेज और एक साइड का करंट, बराबर ना। यानी अगर हम हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज लिखे तो हाई वोल्टेज साइड का करंट भी लिखेंगे, या फिर लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज लिखो तो लो वोल्टेज साइड का करंट भी आएगा, बराबर है। तो हमने क्या किया, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज लिखा और हाई वोल्टेज साइड का करंट लिख दिया, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो VH क्या होगा, VH तुम्हारा क्या है बताओ, VH है V1 प्लस V2, बराबर ना। और IH क्या है, IH क्या है, I2 I1 है ना भाई, IH बोले तो, हाँ IH का मतलब ये हो गया कि वन साइड में, मतलब जिस साइड में तुमने वोल्टेज हाई लिया ना, हाई वोल्टेज साइड में करंट जो है वो हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये I1 हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है कि IH का मतलब हाई करंट, वो नहीं बोलना है। IH का मतलब हुआ कि हाई वोल्टेज साइड में जो करंट है वो, भाई देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट एट हाई वोल्टेज साइड, ठीक है, ये समझा ना। तो अब, हाँ बोलो, हाँ नहीं क्या बोल रहा है तुम बताओ फिर से। नहीं रे गधा, ये जो पोर्शन है ना इसमें अब पूरा एक वाइंडिंग हो गया है, इस पूरे एक वाइंडिंग का इस साइड में, सुनो हाँ N1 प्लस N2, अगर तुम 1 और 2 को देखोगे ना, 1 और 2 टर्मिनल का, तो ये प्राइमरी साइड है और 1 डैश 2 डैश सेकेंडरी साइड हो गया। तो 1 और 2, हाँ, हाँ बोलो। तो ये इधर है ना, ये लोअर साइड में है, 1 डैश 2 डैश साइड में है। भाई सिंपल है ना, जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर करंट कम होगा, और जिधर वोल्टेज कम है उधर करंट ज्यादा है, तो ये तो होना ही चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। हाँ तो वही है, हाँ पावर कांस्टेंट है। तो समझ गया ना, यहाँ पे तुमको IH ये नहीं समझना है कि भाई ये हम इसको क्या, इसको ऐसे रहने देते, ठीक है। तुम समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो V1 प्लस V2 क्या इंटू I1 हो गया। अब मुझे ये बताओ S2 वाइंडिंग क्या होता है, V1 इंटू I1 होता है, हम I1 के टर्म में लिखे, अगर I1 है तो V1 होगा, बराबर ना, ठीक है।
अब देखो S2 वाइंडिंग ये भी होगा V1I1 इक्वल टू V2I2, लेकिन हमको क्या है, यहाँ पे I1 है तो I1 वाला ही हमको टर्म लिखना है, ताकि हम जब इसका रेशियो लो तो I1 कैंसिल हो जाए। समझ में आया या नहीं आया? हम अभी आगे क्या करने वाला है, एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर और S2 वाइंडिंग का एक रिलेशन निकालेंगे। हाँ समझ गया ना? तो तुमको क्या है, I1 कट जाएगा तो V2 बाई V1, V1 बाई V2, ये सब में एक रिलेशन के डैश का ऐसा आएगा। तो वही चीज़ हम करना चाह रहे हैं। अब देखो हम नीचे क्या कर दिए भाई, नीचे देखो हमने रेशियो लिखा है यहाँ पे, एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेड एस टू वाइंडिंग। तो एस ऑटो का क्या था, V1 प्लस V2 इंटू I1 बराबर है, और एस टू वाइंडिंग क्या होगा, V1 इंटू I1। तो I से I कैंसिल हुआ, तो अब क्या हो गया, 1 प्लस V2 बाई V1, इसमें कोई दिक्कत? और V2 बाई V1 क्या होता है, 1 प्लस के क्या है, किसका? हाँ, तो इस तरह से एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर 1 प्लस के इंटू एस टू वाइंडिंग हो गया। बताओ भाई, समझ में आया यहाँ तक? तो बताओ इसको देख करके तुम क्या बोल सकता है कि अब यहाँ पे 1 प्लस के 1 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अब अब देखो 1 प्लस के में एस टू वाइंडिंग से मल्टीप्लाई किया, तो हम दोनों तरफ 2 वाइंडिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एस टू वाइंडिंग इंटू 1 प्लस के, और इधर भी एस टू वाइंडिंग 1 प्लस के आएगा, आएगा ना? तो ये एस टू वाइंडिंग इंटू 1 प्लस के क्या है, एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। मैं तुम्हारे ये बताना चाह रहा था एक्चुअली कि एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर और एस टू वाइंडिंग में कौन बड़ा है? कैसे भाई? अरे तो बड़ा है लेकिन बराबर किसके हो गया? मैं तुमको यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया हूँ, लेकिन यहाँ से दिख रहा है तुमको कि एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है ना, वो बड़ा है एस टू वाइंडिंग के। ठीक है, अब आगे देखो, ये समझ में आ गया? अब आगे देखो, तो ये तीसरा अब आएगा कि पावर ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। देखो भाई, जब हम इसकी बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की, तो जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में पावर का ट्रांसफर होता है वो इंडक्टिवली होता है। कैपेसिटर का कुछ सवाल, कैपेसिटर मतलब कंडक्टिवली ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें ना, सिर्फ इंडक्टिवली होता है। तुम पावर दोगे इधर तो इंडक्टिव मेथड से एक में दिया तो दूसरे में मैग्नेटिकली कपल्ड हुआ, उधर पावर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड है। तो मैग्नेटिकली तरीके से जो पावर का ट्रांसफर होगा उसको इंडक्टिवली तरीके बोलते हैं, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर। और जो कंडक्टर के थ्रू हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिव पावर ट्रांसफर। तो बताओ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दोनों होगा कि नहीं होगा पावर ट्रांसफर, दोनों तरीका? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पावर ट्रांसफर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर दो तरीके से होता है, एक होता है इंडक्टिवली ट्रांसफर ऑफ पावर और दूसरा होता है कंडक्टिवली ट्रांसफर ऑफ पावर। बात समझा कि नहीं समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टू वाइंडिंग में क्यों हुआ इंडक्टिवली, सिर्फ कंडक्टिवली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है टू वाइंडिंग वाला, राइट ना? ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली ओनली, whereas in auto transformer power is transferred inductively as well as conductively। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज है, एक चीज तो कॉमन दिख गया कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टिवली जो होता है सेम इंडक्टिवली उधर भी होता है, किधर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में। मतलब इधर भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टिवली हो रहा है और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में भी इंडक्टिवली पावर का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर को अलग क्या बनाता है कि उसमें कंडक्टिवली भी पावर का ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफर होता है, बराबर है? तो एक चीज इसमें ध्यान रखना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली इन ऑटो ट्रांसफर इज इक्वल टू केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये हुआ कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो इंडक्टिवली पावर जो होगा, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर्ड, वो तुम्हारा केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होगा। मतलब मान लो कि अगर हम एग्जांपल बोले कि 10 केवीए
सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, तो बताओ एस इंडक्टिव, अगर इस ट्रांसफॉर्मर से हम अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाए तो बताओ एस इंडक्टिवली क्या होगा? तो ये भी सिंपल एस टू वाइंडिंग होगा। एस टू वाइंडिंग क्या है? 10 kVA। बोलो, समझा भाई? आ? नहीं समझा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इंडक्टिव मेथड से पावर का ट्रांसफर होता है ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, तो जितना पावर इंडक्टिव मेथड से हो रहा है वो पावर केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के बराबर होगा। समझा? तो वो चीज़ मान लो कि तुम्हारा एक, हम क्या बोलते हैं कि एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसका केवीए रेटिंग 10 kVA है, और इस सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से हम बनाए एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो अब बताओ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, हाँ सेम रेटिंग नहीं रे भाई, इस ट्रांसफॉर्मर से हम बनाए एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? हाँ ऑटो। तो ये जो ऑटो बनाए ना, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और एडिटिव नेचर का बनाए। कौन सा नेचर? एडिटिव नेचर का। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो तरीके से पावर का ट्रांसफर होता है, एक इंडक्टिवली और एक कंडक्टिवली। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ एस इंडक्टिवली क्या होगा? तो भाई एस इंडक्टिवली ना वही होगा जो तुम्हारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग है, तो ये 10 kVA हो जाएगा। समझा? वही लिखा हुआ है, तुम इसको पढ़ना ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? अब एक बात बताओ, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अगर एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो केवीए रेटिंग है वो सिंपल सम ऑफ क्या होगा? इंडक्टिवली प्लस एस कंडक्टिवली। बराबर है कि नहीं? अबे रुको रे, कंडक्टिवली जीरो कैसे हो सकता है यार? तुमको दो, बोलो बोलो। किसका रेटिंग का? अरे भाई तो मैंने तुमको ये नहीं ना बोला है कि जो एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो एस टू वाइंडिंग के बराबर होता है, ऐसे बोला है क्या? मैंने तुमको क्या बोला है? एस इंडक्टिवली टू वाइंडिंग के बराबर होता है, लेकिन एस कंडक्टिवली निकालेगा कैसे? भाई तुमको हमने यहाँ पे बताया ना कि एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है? टू वाइंडिंग के 1 + k टाइम्स है। तो एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर तुम अगर देखेगा यहाँ पे क्या लिखेगा? एस इंडक्टिवली प्लस एस कंडक्टिवली। तो बताओ एस इंडक्टिवली अगर एस टू वाइंडिंग है तो क्या यहाँ से तुमको एस कंडक्टिवली जीरो मिल रहा है? आ? नहीं मिल रहा है ना भाई, जीरो कैसे हो जाएगा यार? तो वो कैसे करेगा? तो एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर माइनस एस टू वाइंडिंग करेगा। एस टू वाइंडिंग बोले तो एस इंडक्टिवली। तो यहाँ से जब तुम करेगा ना तो एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है? 1 + k इंटू एस टू वाइंडिंग, और इसमें से घटा दो एस टू वाइंडिंग तो बनेगा k इंटू टू वाइंडिंग। तो एस कंडक्टिवली क्या होता है? k इंटू एस टू वाइंडिंग। समझा भाई? अब वहाँ पे के क्या है भाई? के क्या है? V2/V1 है, ये किसका है? टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का। और के डैश का वैल्यू क्या होता है? के डैश का वैल्यू क्या होता है? के इंटू के अपॉन 1 + k। ठीक है, दैट इज VL/VH। ये तुमको ध्यान रखना है। अब आता है, अब ये सबको देखो, ये सबको ध्यान रखना है सीधा। मैं अब इसमें समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है कि जेड पर यूनिट ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो होता है जेड पर यूनिट टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाई 1 + k। ठीक है? तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूँ कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जेड पर यूनिट और टू वाइंडिंग का जेड पर यूनिट किसका बड़ा होता है? बताओ भाई। तो भाई टू वाइंडिंग बड़ा होगा, क्योंकि देखो ना जेड पर यूनिट टू वाइंडिंग में तुम डिवाइड कर रहे हो, तो ओवरऑल तुमको बड़ा कौन मिलेगा? यही मिलेगा ना। अरे ये तुम समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम बोलो। देखो यहाँ पे क्या है? जेड पर यूनिट ऑटो जो है, जेड पर यूनिट टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाई 1 + k। मान लो के का वैल्यू 1 है, तो जेड पर यूनिट ऑटो क्या होगा? जेड पर यूनिट टू वाइंडिंग बाई 2। तो जेड पर यूनिट ऑटो जो है जेड टू वाइंडिंग का आधा हो गया ना। तो बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा बताओ? हाँ टू वाइंडिंग, तो सिंपल वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है? तो तुमको ये एक्सप्रेशन सिर्फ ध्यान में रखना है। उसके बाद पर यूनिट लॉसेज, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि लॉसेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर और लॉसेज टू वाइंडिंग।
में सिमिलरली वैसी रिलेशन है जैसा जेड पर यूनिट का है, ठीक है भाई। तो इधर भी लॉसेज किसका बड़ा होगा बताओ, टू वाइंडिंग का बड़ा होगा, समझ रहा है ना। पर यूनिट लॉसेज किसका बड़ा होगा, टू वाइंडिंग का बड़ा होगा, ध्यान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट, तो यहाँ पे जो पर यूनिट शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो टू वाइंडिंग के मल्टीप्लाई होता है 1+ के टाइम। तो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ शॉर्ट सर्किट करंट पर यूनिट ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग किसका बड़ा होगा, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का बड़ा होगा। सिमिलरली पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन यही है, डिवाइड बाई 1+ के। उसके बाद वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसका ज़्यादा होगा बताओ, वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर का होगा या फिर टू वाइंडिंग का होगा, कौन ज़्यादा होगा, टू वाइंडिंग ज़्यादा होगा ना। अब देखो, हाँ हाँ थियरेट, सुनो सुनो भाई, होता क्या है, जब तुम एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से जब तुम ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाते हो ना, ठीक है, तो कॉपर जो रहता है वो कम लगता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, और कम लगने की वजह से फायदा ये होता है कि तुम्हारा साइज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का छोटा हो जाता है। बात समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लो, उसके जो भी वाइंडिंग है ना उससे तुम ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने जाओ, तो तुमको ना थोड़ा सा वाइंडिंग बच ही जाएगा, कॉपर थोड़ा बच ही जाएगा, मतलब जितना ऑटो टू वाइंडिंग में लगा है ना उससे कम लग करके ऑटो ट्रांसफॉर्मर निर्माण हो जाएगा। बात समझ रहा है, ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो भाई, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई जितना भी हमने अभी थ्योरी पढ़ा है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सब चीज समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। अभी देखो हम यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर सेम है जैसे हमने वो लिया था, अब हम डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, मान लो बी और सी को कनेक्ट किए, बी और सी को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, बताओ भाई, अगर हम बी और सी को कनेक्ट करना चाहे तो क्या बनेगा, हम्म एडिटिव होगा, करेक्ट है, एडिटिव होगा, तो वहां पे लिखा। अब देखो भाई, यहाँ पे V1+V2 है, इधर V2 है, मुझे ये बताओ के का वैल्यू क्या होगा, पहले यहाँ पे के का वैल्यू बताओ क्या होगा, अबे के का वैल्यू रे, 2/5 होगा, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, अभी V1+V2 कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में जो रेटिंग दिया है 500/200 दिया है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये V, तो ये कितना हो जाएगा 700, हाँ, और ये कितना है 200, ठीक है। के डैश का वैल्यू क्या होगा बताओ भाई, के डैश क्या होता है VL/VH, तो VL कितना है 200 डिवाइडेड 500, 2/5, ठीक है, ठीक है ना भाई। हाँ 700 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 700 होगा, ऑब्वियसली बात है 700 होगा, ये गलती से लिखा गया था भाई, तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। और तुम क्या कर सकते हो, देखो और तुम क्या कर सकते हो, के डैश का वैल्यू क्या होता है k/1+k, तो 2/5/1+2/5 क्या हो जाएगा 2/7 होगा, तो आया ना दोनों का सेम, ठीक है, ठीक है। अब एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम क्या पढ़े हैं बताओ क्या होता है, 1+k इंटू एस ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सॉरी एस टू वाइंडिंग, पढ़े है कि नहीं पढ़े है बताओ भाई, तो एस टू वाइंडिंग, तो ये कितना हो जाएगा 1+2/7 इंटू, वो कितना दिया है इसका 10 दिया है तो 10 लिख दो, तो कितना हो जाएगा बताओ,
90/7 होगा कि नहीं होगा? तो 90/7 में क्या होता है बताओ? अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 13 kVA। ठीक है, समझे या नहीं समझे? गुड। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या होगा भाई? टू वाइंडिंग में I1 का वैल्यू बताओ जरा क्या होगा? फाइव बाई टू। कैसे भाई? 5/2 इंटू I2। अबे तो I2 का दिया नहीं है ना रे, डायरेक्ट I1 का वैल्यू बताओ ना, कैसे निकालेगा तुम?